resistance of a wire on stretching मतलब स्ट्रेच करने पे क्या असर होता है एक वायर के रेजिस्टेंस पर, है ना। तो भाई देखो हमारे पास क्या है सर, मान के चलो ये वायर हमारे पास है और इस वायर को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने का मतलब ये है कि सर हम इसको लेंथ बढ़ाएंगे या जो भी है, पीट पीट के कुछ भी करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम नहीं करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका लेंथ अभी यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे आप धूप की बत्ती बनाते हो ना, है ना, तो आप लेते तो इतना ही सही है, वॉल्यूम तो सेम रहता है ना। तो वॉल्यूम सेम रहने पे आपका जो है लेंथ बढ़ जाता है, पतला पतला सा बनाते हैं ना, तो वही है हमारे पास, ठीक है। कि अगर ये है और रेडियस इसका अभी जो ये है, रेडियस इसका मान के चलो कि आर इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये आर इसका रेडियस है, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसके बारे में बात करूँ तो मान के चलो कि रेजिस्टेंस इसका जो है वो है रो एल बटे में ए, रो एल बटे में ए, ठीक है। और अगर मैं अभी इसके बारे में बात करूं तो हमारे पास वॉल्यूम जो हो जाएगा इसका, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम विल बिकम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ठीक है भैया। अब अगर मैं दूसरे को देखता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ, इसी कंडक्टर को ठोक पीट करके इसको थोड़ा सा लंबा करता हूँ, है ना। इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, और हमारे पास ये लेंथ जो हो जाएगा इसका, मान के चलो कि ये लेंथ जो नया लेंथ इसका बन रहा है वो बन रहा है एल डैश, सपोज दैट एल डैश या कुछ भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका घट रहा है, ठीक है। ध्यान में दें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, स्मॉल डी हम लेट करते हैं। और भाई रेडियस जो है अगर वहां पर बड़ा था तो यहाँ पर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो मान के चले कि सर यहाँ पर जो रेडियस इसका है वो कितना बन गया, आर डैश। अगर मैं वैल्यूज के बारे में बात करूं, इन दोनों को कंपैरिजन में लेके इन दोनों के बारे में अगर बात करूं तो मान के चले कि सर आर डैश जो हमारे पास है वो घट गया है, और किससे घट गया है, आर से घट गया, मतलब आर से एन टाइम्स, मान के चलो कि ये एन टाइम्स घट गया है। ये जो नया रेडियस इसका बना आर डैश जो बना वो एन टाइम्स घट गया है, ठीक है। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सॉरी रेडियस से घटा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी घटेगा। और अगर मैं बात करूं कि लेंथ जो है सर एल डैश जो है इसका, एल डैश ये बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे मतलब सामने सामने फिगर में ही है, तो कितना टाइम बढ़ गया, मान के चलो कि सर एन टाइम्स एल, एन टाइम्स एल। तो अगर इसका रेजिस्टेंस में देखूं आर डैश, आर डैश मतलब इस वक्त यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है आर डैश और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है आर, तो आर डैश जो बढ़ गया होगा वो होगा रो एल डैश बटे में स्मॉल ए, स्मॉल ए, ठीक है भैया। रो यहाँ पर दोनों में सेम है, रो क्यों सेम है, क्योंकि सर रो जो है ना, रो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर, जो हमने कल भी देखा था आर इज इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये पूरी तरह से निर्भर करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। तो नेचर भाई अगर यहाँ पे ये आयरन का है, किसका है, आयरन का है, तो यहाँ पर भी तो ये आयरन ही हुआ है ना, ठीक है। मेटल तो सेम रहेगा लेकिन सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ी सी बदल जाएगी, ठीक है। अगर मेटल सेम है, यहाँ पर इतना सा था, यहाँ पर वही मेटल को हम लंबा कर रहे, तो वॉल्यूम अभी क्या हो गया है, वॉल्यूम भी सेम, वॉल्यूम भी सेम रहा, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल डैश, ए इंटू एल डैश। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, अगर सर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए इंटू एल इक्वल्स टू ए इंटू एल डैश। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इक्वल्स टू एल डैश पावर एल डैश पावर। सपोज दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है भैया। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर ए रखता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर बी रखता हूँ,
तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना कि सर आर डैश कितना होगा, मतलब जब मैंने इसको लंबा किया तो आर डैश कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू आर। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ डिवाइड, नाउ ऑन डिवाइडिंग या नाउ जो भी लिखना है आपको करता हूँ, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बी विद इक्वेशन नंबर ए से वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, जब मैं इक्वेशन बी को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बी क्या है, आर डैश बटे में आर इक्वल्स टू रो एल डैश बटे में ए डिवाइडेड बाय रो एल बटे में कैपिटल ए। यहाँ पर ये रो और ये रो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, आर डैश बटे में आर इक्वल्स टू एल डैश बटे में ए मल्टीप्लाई बाई ए बटे में एल, ठीक है। और देखो ये इक्वेशन आया मेरे पास, मान के चलो कि इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के चलता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जब हमारे पास अगर मैं बात करूं कि सर लेंथ बढ़ रहा है, या अभी इसको सेकेंड नहीं रखते, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इक्वल्स टू, है ना, कर सकते हैं ना, तो ए बटे में ए इक्वल डॉट एल डैश बटे में एल डैश बटे में एल, ठीक है। तो एल डैश एल, हाँ कर सकते हैं ना, इसको मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर, उसकी वैल्यू हाँ वही आ रही है ना, तो मैं वही करूंगा। तो देखो भैया जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है, और कितना घट रहा है, ऑन स्ट्रेचिंग, मतलब दो केसेस इसके बनेंगे, केस नंबर वन इस कलर से रखता है। केस नंबर 1 है कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए डैश अपॉन ए या ए अपॉन ए, सो आई विल गेट आर डैश अपॉन आर जो हो जाएगा, यहाँ पर ए अपॉन ए की जगह पे क्या आएगा, एल डैश बटे में, तो एल डैश बटे में एल डॉट एल डैश बटे में एल, विच इम्प्लाइज आर डैश बटे में आर इक्वल्स टू एल डैश स्क्वायर बटे में एल का स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये लो होल स्क्वायर कर दिया, एल बटे में एल का होल स्क्वायर, है ना, दोनों को लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बोल रहा हूँ कि एल डैश को या एल को इन टर्म्स ऑफ एल डैश लिखना है, तो एल डैश मेरे पास कितना है, एन टाइम्स एल है, तो विच इम्प्लाइज आर डैश बटे में आर मेरे पास कितना हो जाएगा, एल डैश की टर्म में एल डैश बटे में एल डैश कितना हो जाएगा, एल रहेगा ना, एल को लिखना है ना, तो एल को लिख लो। यहाँ से अगर मेरे पास क्या है, देखो यहाँ से मेरे पास क्या है, एल डैश इज इक्वल टू एन टाइम्स एल है, तो एल कितना हो जाएगा, एल डैश बटे में एन, एल डैश बटे में एन, तो ये हो जाएगा एल डैश बटे में एन का होल स्क्वायर, ठीक है, एल डैश बटे में एन का होल स्क्वायर। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज आर डैश बटे में आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल डैश, चलो इसको एल डैश, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है सर 1 है, तो एल डैश बटे में 1 मल्टीप्लाई बाई एन बटे में एल डैश का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एल डैश और एल डैश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आर डैश बटे में आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर आर। तो ये बात ध्यान में रखना कि सर अगर मान के चलो कि एल डैश मेरे पास, एल अगर मान के चलो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर एल मेरे पास 4 सेंटीमीटर है और एल डैश मेरे पास ठोकने पीटने के बाद जो नया लेंथ आ रहा है वो मान के चलो कि 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, तो कितने गुना पड़ा, देयरफॉर एल डैश बटे में एल हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 बटे में 4, है ना, क्योंकि एल डैश बटे में एल हमारे पास कितना आ जाएगा, एल डैश बटे में एल इज इक्वल टू 12 बटे में 4, 4 3 12, तो एन कितना आया सर हमारे पास 3 आया, ठीक है। तो भैया नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस मैं मान के चलता हूँ कि इनिशियल रेजिस्टेंस INITAL इनिशियल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 100 ओम के बराबर है, कितना है, इफ इनिशियल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 100 ओम, देयरफॉर R डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा,
इट विल बी एन स्क्वायर आर, और वो हो जाएगा आर डैश। जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एन कितना है 3, 3 का स्क्वायर इंटू 100, तो 3 3 तो 9, तो 900 ओम इसका रेजिस्टेंस होगा आंसर। ठीक है, कि भाई वायर को स्ट्रेच करने पे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, कि जब हम लेंथ के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है भैया। अब अगर मैं दूसरा देखता हूँ कि मेरे पास जो है मैं इसी इक्वेशन का यूज करूंगा। ठीक है, एरिया अपन क्रॉस सेक्शन अपन एरिया डैश अपन एल। ठीक है, तो एल डैश अपन एल अपने पास कितना है, ए अपन ए के बराबर है। तो भाई एज आई नो दैट एज आर डैश बटे में आर कितना आया हमारे पास, ए अपन ए डॉट एल डैश बटे में एल। बट हमारे पास क्या है कि सर अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज करता हूँ, ए अपन ए इज इक्वल टू एल डैश अपन एल, तो एल डैश अपन एल को मैं क्या दे ए बटे में ए रख सकता हूँ। ठीक है, तो भैया एल डैश बटे में एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज आर डैश बटे में आर इक्वल्स टू ए बटे में ए डॉट ए बटे में ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश बटे में आर इक्वल्स टू ए बटे में ए का होल स्क्वायर। मेरी माइक आने की ऑफ है भैया, आनी है अभी फिलहाल तो। ठीक है ओके। अच्छा देखो, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये था, अगर मैं यहाँ पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखूं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर इसका कितना था, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा कैपिटल ए जो होगा इट विल बी पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा पाई आर डैश का स्क्वायर, पाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज आर डैश बटे में आर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, पाई आर को, चलो पाई को खत्म कर देते हैं, विच इम्प्लाइज आर डैश बटे में आर जो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर बटे में आर डैश स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, अब आर डैश जो है एज आर डैश इज इक्वल्स टू आर बटे में एन, आर बटे में एन, तो आर कितना हो जाएगा, आर डैश एन के बराबर, एन इस साइड चला जाएगा है ना, तो भाई हमारे पास ये कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज आर डैश बटे में आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास आर डैश एन स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर एन स्क्वायर बटे में आर डैश स्क्वायर पावर 2, आर डैश स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आर की वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ पे, आर कितना है, आर डैश एन है। ठीक है, तो आर की वैल्यू पुट कर दी तो ये आर स्क्वायर है। देखो भैया, देखो क्या है कि हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी आई है, आर डैश एन और क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर बटे में आर डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आर डैश बटे में आर जो हमारे पास हो जाएगा आर डैश स्क्वायर एन स्क्वायर बटे में आर डैश स्क्वायर पावर 2, तो आर डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आर डैश बटे में आर जो हमारे पास है एन पावर 4, तो आर डैश जो है वो आया आर इंटू एन 4। ठीक है, बात एक ही है, मल्टीप्लीकेशन है ना। तो भाई ये क्या बता रहा है कि सर बता रहा है कि मान के चलो कि ये हमारे पास इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया था, और यहाँ पर जो रेडियस था, ये जो रेडियस था मान के चलो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर था, कितना था 10 सेंटीमीटर था, और जब मैंने इसको ठोक पीट के पतला किया, ठोक पीट के मतलब ऐसा पतला बनाया कंडक्टर को, तो हमारे पास इसी कंडक्टर को, लेकिन इसी कंडक्टर को जब मैं पतला बना रहा हूँ, तो अभी इसका जो आर रह रहा है वो मान के चलो कि एरिया क्रॉस सेक्शन आर डैश जो आ रहा है वो सपोज दैट कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर आ रहा है, कितना सेंटीमीटर आ रहा है 2 सेंटीमीटर आ रहा है, और मेटल जो है वो सेम है, मेटल जो है वो सेम है। तो भाई यहाँ पे आर डैश जो हो जाएगा आर डैश, या मेरे को एन निकालना है ना, तो एन कितना हो जाएगा, देयरफॉर एन विल बिकम इक्वल्स टू
देयरफॉर n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा r बटे में r डैश, r बटे में r डैश। तो r बटे में r डैश कितना है, 10 बटे में 2 तो कितना है 5, कितना है तो n 5 है। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस r डैश, नया जो रेजिस्टेंस आएगा इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, अगर मान के चलो कि r 100 ओम है, r कितना है 100 ओम, तो r डैश कितना आ जाएगा, ठीक है। इसका आएगा r का n का r कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 5 का पावर 4, ठीक है। तो r डैश विल बी होंगे, है ना 100, तो 5 5 5 5 5 5 25 25 125 125 625, सो 625 ओम, ठीक है 6500 ओम हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, और ये बहुत तेजी फैक्टर से बढ़ेगा, ठीक है भैया। ये था हमारे पास इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑन स्ट्रेचिंग में कितना कैसा असर पड़ता है, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा अगला कौन सा है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। हाँ, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ऑफ रेजिस्टेंस of a conductor with टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है, एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, आप बताओ क्या फर्क पड़ता है, पड़ेगा कोई फर्क पड़ेगा। तो देखो भैया ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या हमारे पास एक कंडक्टर है, देखो ध्यान से सुनो पहले मैं बता क्या रहा हूँ, ठीक है। ठीक, देखो ये कंडक्टर है, ठीक, और इसके अंदर ये मेरे पास एटम्स हैं, 1 2 और 3 से मैं कंसिडर करता हूँ, 3 एटम के न्यूक्लियाइज हैं, ठीक है, और ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। पहली बात तो ये है कि सर कंडक्टर्स में जो करंट में हिस्सा लेंगे या जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे वो कौन करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज, है ना, बाउंडेड नहीं करेगा, ठीक है बात, ओके, ये क्लियर है, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्लियर है ना, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़े, तो हमें ये पता है सर रेजिस्टिविटी जो है वो m बटे में n e स्क्वायर टाउ। देखो क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलने वाला है, अगर ये आयरन है तो आयरन ही है पूरी जगह पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज डेंसिटी नहीं बदलने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बदलने वाला है, नहीं, वो भी कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये भी नहीं बदलने वाला। तो भाई रिलैक्सेशन टाइम बदलने वाला है, आपका दिमाग क्या कहता है, हाँ, जब हम हीट करेंगे तो ये फ्री हो जाएंगे, यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। तो हमें ये पढ़ा था कि सर अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी, और इसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी घटा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो भैया विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी सिग्मा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पर मान के चलो कि अभी इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो कोलिजन रेट है मान के चलो कि 10 का है, कोलिजन रेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ टकराना, है ना, कोलाइड होना या जो भी है, वो 10 का है। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, कोलिजन रेट जो है वो 10 का है, तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ मान के चलो कि 10 सेकंड का है, 10 सेकंड कितना है 10 सेकंड का है। अब मैं इसको कुछ टेम्परेचर दे रहा हूँ, कुछ टेम्परेचर दे रहा हूँ, ठीक है, लेट अस सपोज दैट कि टेम्परेचर इसका 60 डिग्री सेल्सियस का, क्या कोलिजन रेट बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा कोलिजन रेट, तुम बताओ, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी एक्साइटेड पार्टिकल है ना, ये एक्साइटेड पार्टिकल है, तो अगर मैं उसको टेम्परेचर दूं, थोड़ी सी भी एनर्जी दूं, तो वो तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है,
तो भाई अगर मान के चलो वो पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टकराने के लिए जा रहा था और यहाँ पर वो 10 सेकंड ले रहा था, हाँ, अब ये तो बहुत फास्ट चला जाएगा ना। अब हाँ, कितना लेगा, 5 सेकंड ले लेगा। हाँ, कितना ले लेगा, हाँ, जब 5 हम सेकंड ले लेगा, temperature है ना। temperature टेम्परेचर देंगे तो एक्साइटेड हो जाएगा, तो 5 सेकंड लेगा। अब यहाँ से वहां तक जा रहा है, ठीक है। तो भाई जब वो 10 सेकंड में एक कोलिजन कर रहा था, तो अब वो 10 सेकंड में 2 या 3 कोलिजन कर जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन रेट बढ़ जाएगा, और अगर कोलिजन रेट बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन रेट बढ़ रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। रेजिस्टिविटी सर जो हमारे पास यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी विल हाइक, ठीक है, हाइक कर जाएगी, राइज हो जाएगी। और भाई अगर रेजिस्टिविटी हाइक कर गई तो मुझे ये बताओ कि R इज इक्वल टू रो एल बटे में ए है। इन दो फैक्टर्स को मैं भी इग्नोर करता हूँ, इन दो फैक्टर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर। मैं ये बता रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी सीधा सीधा डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस सीधा रो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर रो हाइक हो रहा है तो क्या रेजिस्टेंस भी हाइक होगा, यस सर होगा, ये भी होगा, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड करते हैं क्या कंक्लूड करते हैं सर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ऑन राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है, कोलिजन रेट जो हो जाएगा वो भी राइज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घट जाएगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो भाई अगर रेजिस्टिविटी बढ़ा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हेंस वी कंक्लूड दैट, हेंस जीएनसीई क्या लिख रहा हूँ, हेंस डबल सी लिख दिया, हेंस वी कंक्लूड दैट on rising temperature, on rising temperature collision rate, इतना लंबा लिखना जरूरी नहीं है, चलो लिख लेते हैं। collision rate जो हमारे पास हो जाएगा will rise and relaxation time, relaxation real EX ATI relaxation time decrease करेगा, relaxation time will decrease, ठीक है। एंड आल्सो resistivity RESISTIVIT resistivity as well as resistance RESISTANC resistance of the conductor increases, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पर स्पार्किंग होती है ना, यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, कोई भी कंडक्टर में अगर कहीं पर स्पार्किंग हो रहा है तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है ना, स्पार्किंग होती है ना, तो जैसे ही स्पार्किंग हो रही है तो हीट जनरेट होगी, और अगर हीट जनरेट होगी तो रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जनरेट होगा। देखो क्या कहता है, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देख लो। जैसे ही क्या हो जाएगा, स्पार्किंग, ऑन स्पार्किंग, स्पार्किंग होने पे ध्यान देना क्या बोल रहा है, स्पार्किंग होने पे हीट जनरेट होगी, हीट एलाबरेट होगी, ठीक है। हीट जनरेट हुई तो क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, और सर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमने ये देखा कि सर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, आर भी क्या हो जाएगा, हाइक हो जाएगा। और अगर आर हाइक हो गया तो भाई हीट और ज्यादा इंक्रीज करेगी और वो जल जाएगा। कैसे, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा था, शायद यहाँ पर भी पढ़ोगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा हीट बढ़, और एक टाइम आता है कि वो जो वो है क्या बोलते हैं वायर है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, ब्लास्ट नहीं होती है, जल जाती है, मेल्ट हो जाती है, ठीक है। या हीटर की कॉइल जो है वो भी धीरे 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 ग्लो करती है, किस रीजन के कारण, इसी रीजन के कारण, क्योंकि पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास क्या है, देखना ध्यान से सुनना,
पहले हमारे पास है कि सर हमने ये देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और अल्टरनेट करंट पे ऐसे करंट चलती है ना, वेव की फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो भैया पहले मान के चलो कि रेजिस्टेंस उसका 100 ओम के बराबर है, किसका, कॉइल का। इस कॉइल का भी रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 100 ओम के बराबर है। तो इसमें से कुछ करंट अगर मैं फ्लो करवाऊंगा कुछ टाइम के पीरियड के लिए, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, थोड़ी सी हीट जो है वो जनरेट करेगा। मान के चलो कि 100 ओम पे कितनी हीट जनरेट कर रहा है, सपोज दैट 10 जूल्स की हीट जनरेट करेगा। अब ये 10 जूल्स क्या करेगा, अगेन हीट हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर, ये 10 जूल्स क्या करेगा, टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ गया तो फिर रेजिस्टेंस भी और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 110 ओम चला जाएगा, सेम कॉइल, लेकिन फिनोमेना दोबारा से रिपीट हो रहा है। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो फिर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, और ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मान के चलो कि 20 जूल हीट करेगा। अब 20 जूल पे फिर से टेम्परेचर राइज हो रहा है और फिर से रेजिस्टेंस राइज हो रहा है, मान के चलो कि 120 ओम चला जा रहा है। ठीक है, 120 ओम पे फिर से हमारे पास हीट क्या हो जाएगा, और ज्यादा लिबरेट हो जाएगा, 30 जूल्स हो जाएगा। एंड धीरे धीरे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हीटर की कॉइल एकदम से पूरी रेड हॉट हो जाती है। तो ये प्रोसेस है, हीटर की कॉइल एकदम से पूरी लाल क्यों नहीं होती, बिकॉज दिस इज द फैक्टर कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो किसका डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भैया, अच्छा देखो, हर एक मेटल का, जैसे अगर ये निक्रोम की कॉइल है या कोई भी दूसरा है, टंगस्टन निक्रोम या वगैरह वगैरह कुछ भी है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक कंडक्टर का जो है कि भैया सर हमारे पास सबका जो ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट सबका सेम नहीं होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट COWFICENT, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू होता है जो हर एक मेटल के लिए अलग होता है, जो ये डिफाइन करेगा कि सर कितने हीट पे इसका कितना रेजिस्टेंस पड़ेगा। जैसे अगर मैं आयरन को देता हूँ, आयरन को लेता हूँ, मुझे नहीं पता इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, लेकिन मैं आयरन को लेता हूँ, मेरे को पता है कि अगर मैं इसका 10 जूल या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करूंगा तो इसका जो रेजिस्टेंस जो है 1 ओम से लेके चला जाएगा 10 ओम तक। या फिर मैं कोई दूसरी कॉइल लेता हूँ, गोल्ड की कॉइल लेता हूँ या सिल्वर की कॉइल लेता हूँ। ठीक है, तो सिल्वर की कॉइल पे 1 ओम का रेजिस्टेंस, क्या 10 ओम, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस भी 10 ओम हो जाएगा? नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सर इसकी नेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी नेचर। इसका हो सकता है कि एल्युमिनियम का 1 ओम से लेके बढ़ जाए 15 ओम तक चला जाए, 15 ओम तक चला जाए, क्योंकि ये दूसरा कंडक्टर, इसकी नेचर ही अलग है। या फिर मैं कोई दूसरा मेटल लेता हूँ, मान के चलो कि एक तीसरा मेटल ले रहा हूँ या कोई भी अलग सा मेटल ले रहा हूँ, इसका 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना, अगर 10 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर राइज करूँ तो 1 ओम से हो सकता है वो 20 ओम तक चला जाए। तो भैया ये सब का टेम्परेचर तो मैं सेम राइज कर रहा हूँ, लेकिन इनका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो अलग अलग लेवल पर जा रही है। तो ये कौन डिफाइन करेगा कि किसकी वैल्यू कहाँ पर जाएगी, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल है ना, कि नेचर ऑफ मेटल क्या है। और मैथमेटिक्स की भाषा में हम उसको बात करें तो वो है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। तो अल्फा डिफाइन करेगा कि सर हमारे पास किस, हाँ, इसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि अल्फा जो हमारे पास है वो अल्फा होता है RT माइनस R0 बटे में R0 T। ये इक्वेशन आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, R0 क्या है, देखो मैं अभी बताता हूँ R0 क्या है। R0 और RT क्या है हमारे पास, है ना, देखो R0 और RT क्या है यहाँ पर, या फिर इस इक्वेशन को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि RT इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। बात वो नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि सर RT क्या है, R0 क्या है, ठीक है, अल्फा क्या है और T क्या है। ठीक है, R0 जो है दैट इज इनिशियल
इनिशियल रेजिस्टेंस। अच्छा आर नॉट क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। जैसे हमने यहाँ पर 1 ओम लेके रखा है, ठीक है। आर टी हमारे पास क्या है? आर टी हमारे पास है फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस मान के चलो कि भाई इतना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये हमारे पास आर टी, ये हमारे पास आर टी है, ये हमारे पास आर नॉट है। अल्फा हमारे पास क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भैया। और टी हमारे पास आ गया राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर या फिर आप कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मैं इसी मेटल के निकालना चाहता हूँ, इसका अल्फा कितना होगा? तो सर इसका अल्फा होगा, अल्फा विल बिकम इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट है। तो आर टी मैंने कितना लिया इसका? 20 ओम। 20 माइनस आर नॉट कितना है? 1 ओम डिवाइडेड बाय चेंज इन आर नॉट कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर टी कितना है भाई? 10 ओम का लिया मैंने सबका। तो अल्फा इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है? 19/10 1.9 है, 1.9 है इसका अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है भैया। अल्फा का जो यूनिट है, अल्फा का जो यूनिट है यहाँ पर, द यूनिट ऑफ अल्फा, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो सकता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट? इस इक्वेशन को देखो, ये क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बटे में रेजिस्टेंस, तो एक दूसरे के यूनिट को खत्म ही करें। टेम्परेचर क्या है? डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन है ना, तो ये -1 हो जाएगा। तो पर केल्विन, पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है भैया। तो ये है हमारे पास। अब अगर मैं बात करूं कि अल्फा जो हमारे पास आया वो कितना आया, हमारे पास जो अल्फा आया, अल्फा है सर आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी, ठीक है। फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स कंडक्टर्स के लिए अल्फा का वैल्यू कैसा होगा? कंडक्टर्स के लिए अल्फा का वैल्यू कैसा होगा? अल्फा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। फॉर कंडक्टर्स अल्फा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, कि भाई टेम्परेचर राइज करने पे इसका कोफिशिएंट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फॉर इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक्स, हाँ फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के लिए अल्फा का वैल्यू कैसा हो जाएगा? तो नेगेटिव हो जाएगा, अल्फा विल बी नेगेटिव, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स के लिए भी यही होगा। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, यहाँ पर हमारे पास क्या है? टेम्परेचर राइज करने पे इनका जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिविटी है या फिर जो रेजिस्टेंस आपके पास है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, वो हमारे पास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और ये क्या करना शुरू हो जाएंगे? कंडक्ट करना शुरू हो जाएंगे। और इनका अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, कंडक्टर्स का अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, तो टेम्परेचर राइज करने पे इनका रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस पे, और ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, उनकी कंडक्टिविटी लॉस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तुम्हें पता है कंडक्टर्स कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि सर क्या है ना, देखो क्या है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको रेजिस्टिविटी के टर्म में देखना चाहूँ, तो रेजिस्टिविटी के टर्म में हमारे पास क्या होगा? अल्फा जो हो जाएगा, देखो आर जो है ना, आर जो है दैट इज इक्वल टू रो एल बटे में ए, रो एल बटे में ए। तो बाकी तो सब कुछ सेम ही रहता है, तो हमारे पास ये रो टी माइनस रो नॉट बटे में रो नॉट इंटू टी, ये उतना ज्यादा बड़ा इक्वेशन नहीं है। मैं कहना क्या चाहता था कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स में क्या फर्क है, ठीक है। कंडक्टर्स इंसुलेटर्स में कैसे कंडक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो भैया क्या है ना कि क्यों टेम्परेचर बढ़ने पे इनका जो रेजिस्टेंस है वो हाइक हो जाएगा। बैंड थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास दो बैंड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास वैलेंस बैंड और दूसरा होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड।
एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स जब तक वैलेंस बॉन्ड में है तो वो कभी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, और इसके बीच का ये जो गैप होता है, यहाँ से यहाँ तक जो गैप होता है, इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप। क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं। ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं तो वो कंडक्ट करेंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो कंडक्ट नहीं करेंगे, याद रखना। अब क्या होता है इन केस ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्ट बैंड में कब आएंगे? हाँ देखो ना कब आएंगे। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि सर एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं एक दूसरे के। लगभग इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप होता है ये लगभग अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, नेग्लेजिबली वेरी वेरी स्मॉल। और कंडक्शन बैंड में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा भी पोटेंशियल देता हूँ, मतलब पोटेंशियल का मतलब कि सर एनर्जी, ठीक है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम से हाइपर हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होने पे क्या हो जाते हैं? हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा कहाँ पर पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में आके ये कंडक्ट करना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इनको, हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर राइज करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और ज्यादा टेम्परेचर राइज करूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी कोलिजन रेट उतना बढ़ता चला जाएगा, तो कोलिजन रेट बढ़ता चला गया। या कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर भी निकल जाता है, तो भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर कंडक्ट करवाने के लिए, अगर कोलिजन रेट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टकराएगा, बाहर ही नहीं निकलेगा, टकराने से ही वो बाहर नहीं निकल पाएगा, एक दूसरे के साथ उलझ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडक्टर्स का फिनोमिना है कि कंडक्टर्स कैसे कंडक्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं किसकी, इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है, तो ऐसा तो नहीं है कि सर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो इंसुलेटर्स के पास भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच का ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप, ईजी गैप जो होता है वो वेरी लार्ज। तो जब लार्ज होगा, मैं इसको जितना मर्जी एनर्जी दे दूं तो भाई ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा। और हमने क्या कहा, दूसरा क्या कहा कि टेम्परेचर राइज करने पे रेजिस्टिविटी घटता है, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर और ज्यादा एनर्जी दूंगा तो ये एक आध इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो एक आध इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो किसका केस है सर? डाइलेक्ट्रिक्स का या फिर इंसुलेटर्स का। अब बात आती है किसकी? सेमीकंडक्टर्स की, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया। तो इनमें क्या होता है ना, इनमें ये एनर्जी गैप ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है। ये जो एनर्जी गैप होता है मीडिएट होता है, मीडिएट एनर्जी गैप होता है। तो इस केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर रहते हैं, और जब मैं इसको एनर्जी देता हूँ तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो वो कंडक्ट करेंगे, मतलब इनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में फॉल करती है। और अगर टेम्परेचर राइज करूंगा तो मैंने कहा कि फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में भी यही होता है, सेमीकंडक्टर्स में भी जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन इंसुलेटर्स के केस में क्या है कि मतलब ये लगभग ना के बराबर ही कंडक्ट करते हैं, बट करते हैं, आपको पता है प्लास्टिक भी कंडक्ट करता है, हाँ, एक टाइम पे वो भी कंडक्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा कि सर टेम्परेचर डिपेंडेंस हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये थे सारे फैक्टर्स कि हमारे पास कैसे कैसे जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वैरी करता है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? अभी एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा पहले तो पिछले वाले इसमें क्या पढ़ा सर? पिछले वाले में पढ़ा हमने कि सर कैसे रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है, ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर, ठीक है, वायर को स्ट्रेच करने पे कैसे, तो इसको स्ट्रेच करने पे हमारे पास क्या है कि सर आर हमारे पास कितना है, रो एल बटे में ए है, आर डैश रो एल बटे में ए डैश है।
तो ये हमारे पास एक मतलब वॉल्यूम सेम होने पे ये हमारे पास इक्वेशन निकलता है। और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकला था वो क्या निकला था कि सर हमारे पास ये जो है जो आर है तो ये रहता है आर डैश आर जब लेंथ के बारे में बात करते हैं, और जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये आर एन टू द पावर 4 पे चलता है। ठीक है भैया। अगले पे हमने क्या कहा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है इसका। टेम्परेचर डिपेंडेंस में हमने देखा कि सर ये है कि अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ती है ना, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम घटता है, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम घटता है और रेजिस्टेंस भी क्या है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमने आगे कैलकुलेट किया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है एंड सो ऑन, और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, बंद करूं।